हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। स्वागत है आपका गुप्ता क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने पहले ही आपको बता दिया है कि ये सीरीज लगातार जारी रहेंगी जब तक आप सीजीएल, सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस या सुपर टेट, एनडीए, सीडीएस या हिंदुस्तान में कोई भी परीक्षा हो, जिस परीक्षा में जनरल नॉलेज आता है, जिस परीक्षा में मैथ आता है, जिस परीक्षा में रीजनिंग आता है, इन सब के लिए आपको ये क्लासेस बड़े महत्वपूर्ण रहेंगी। और आज की क्लास जो हम शुरू कर रहे हैं, ये संविधान का सीरीज नंबर 8 है। इससे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन की 7 सीरीज अपलोड कर दी हैं। प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोस का आप लाभ उठा लीजिएगा। और जब ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो इन क्वेश्चन में से आपको बहुत सारे जवाब मिलेंगे। आप पेन रजिस्टर लेके बैठिएगा, ठीक है? आप सभी को मालूम है, सारी चीजें आपको प्रोवाइड करते रहेंगे और जब तक ये एग्जाम कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आपके साथ गुप्ता क्लासेस की पूरी टीम लगी रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले ये मोटिवेशनल कोट आपके सामने है, इसको आप पढ़िएगा और अपनी एनर्जी बना के आप क्लास को आगे जारी करिएगा। देखो क्या लिखा है, हिम्मत हारने वालों को रास्ते छोटे नजर आते हैं और आखिरी दम तक लड़ने वालों के लिए रास्ते कभी खत्म नहीं होते हैं। तो आपको हार नहीं माननी है, रार नहीं ठाननी है और अपनी मंजिल लगातार पानी है। तो इसी कोट के साथ आज हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेगा। और हाँ, आप सभी का धन्यवाद, आप लगातार बने रहिएगा। सोनिया, दीपक, रितिका, शर्मीन, गोपाल, ठाकुर संजीत जी एंड प्रिंस कुमार, आप सबका वेलकम है गुप्ता क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और अब आप स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और शुरुआत करते हैं। सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी आ जाइएगा। लिंक तो सबके पास पहुंच गया था, वेरी गुड, आप सभी का स्वागत है। अब चलते हैं आज के सवालों की सीरीज पर। सवाल आपके सामने है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पंचायत at the intermediate level may not be constituted in a state having a population not exceeding। देखो सवाल कितना साधारण तरीके से पूछा गया है। भारत में वो पूछना चाहता है कि भारत में आप सभी लोगों को मालूम है 3 टायर स्ट्रक्चर पंचायती राज सिस्टम है, गांव, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट। देखो हिंदुस्तान की सबसे छोटी यूनिट क्या है? विलेज है। और गांव के समूह से क्या बनता है? ब्लॉक बनता है। और ब्लॉक के समूह से क्या बनता है? डिस्ट्रिक्ट बनता है। तो बोलता है कि हिंदुस्तान में केवल और केवल या तो क्या हो, गांव हो या जिला हो, बीच का ब्लॉक पंचायत ना हो। कहां पर ऐसा होगा? जहां की जिस राज्य की पॉपुलेशन 20 लाख से कम है, वहां पर ये कंडीशन अप्लाई होगी। वहां पर या तो गांव होगा या केवल जिला होगा। ओके स्टूडेंट्स, या तो ग्राम पंचायत होगी या जिला पंचायत होगी, वहां पर ब्लॉक पंचायत नहीं होगी, जहां पर हमारे देश में 20 लाख से पॉपुलेशन कम है। ये बातें आप लोगों को मालूम होना चाहिए और आज की क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान हमारे राज्य में, हमारे भारत देश में तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहां पर 2 टायर स्ट्रक्चर हैं, 2 स्तरीय ही हैं। जैसे हमारे यहां पर तो क्या है, यूपी में पहले ग्राम है, फिर ब्लॉक है, फिर जिला है, 3 टायर स्ट्रक्चर है। लेकिन तमिलनाडु में केवल 2 स्ट्रक्चर हैं। और अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले, हिंदुस्तान में कहीं किसी राज्य में क्या 4 स्तर हैं, 4 टायर स्ट्रक्चर हैं? तो आपका जवाब होगा यस सर, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में ही सारी कहानी है, वहां 4 स्तरीय चुनाव होते हैं। ठीक है, आप सबका धन्यवाद। कृतिका, काजल, हिमांशु, वेल डन। आप लगातार जुड़े रहिएगा और जो इस क्लास को लास्ट में देखेंगे तो उनको भी लाभ मिलेगा। ठीक है, बस लगातार आप लाइव में रहेंगे तो आप मेरे से डाउट पूछते रहते हैं और आपको लाभ मिलता रहता है। अब देखिए क्वेश्चन का जवाब क्या आया। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल में नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन अ स्टेट हैविंग अ पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग 20 लाख। क्या आएगा? 20 लाख से जहां पर क्या ना हो, 20 लाख से ज्यादा। आपको ध्यान देना है, आपको समझते हुए चलना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और बहुत बिंदास तरीके से सारी चीजें चलती रहेंगी। तो कितनी होनी चाहिए पॉपुलेशन? 20 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 20 लाख से ज्यादा है तो 3 टायर स्ट्रक्चर है और 20 लाख से कम है तो वहां पर 2 टायर स्ट्रक्चर है। अब इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अब एक्सप्लेनेशन के लिए तो आपको पता है, बिना हमें एक्सप्लेनेशन दिए तो बात ही नहीं बनती है, क्योंकि जब तक सवाल का हम बाल की खाल नहीं निकालेंगे तब तक सवाल को छोड़ेंगे नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं। क्या कह रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, क्या लिखा है इसमें? पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल में नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन अ स्टेट हैविंग अ पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग 20 लाख।
ओके स्टूडेंट्स, ये बातें आप लोगों को यहां समझ में आ गई होगी। अब आपने कहा कि ठीक है सर, लेकिन सर हिंदुस्तान में पंचायती राज सिस्टम होता क्या है, एक बार दिखा दो। आप सभी लोगों को मालूम है, पहले अगर मैं बात करूं, लोकल गवर्नमेंट सबसे नीचे स्तर की सरकार होती है। लोकल गवर्नमेंट के बाद क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट होता है, राज्य सरकार, और राज्य सरकार के बाद में क्या होता है, यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार होती है। तो अब यहां पर लोकल गवर्नमेंट्स को भी हम टू पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। हम लोकल गवर्नमेंट, आप कहोगे सर लोकल गवर्नमेंट क्या है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार का पितामह भारत में किसको कहा जाता है, तो मैं जवाब पूछना चाहूंगा, भारत में फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट किसको कहते हैं, भारत में स्थानीय सरकार का पितामह किसको कहा गया है। हे योद्धाओं, योद्धा बैच के योद्धाओं, मुझे जवाब दीजिएगा, भारत में फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट किसको कहते हैं, स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहते हैं। मैं वेट कर रहा हूं, आप ये जवाब देंगे। वेल डन, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप सभी। साक्षी जी, शिवानी जी, सोनू जी, दीपक, काजल, हिमांशु, सानिया, तोमर एंड शर्मीन सैफी। भारत में स्थानीय शासन के जनक कौन हैं, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, लॉर्ड रिपन हैं। कौन है, लॉर्ड रिपन भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक हैं। और याद रखना है, महात्मा गांधी जी के मस्तिष्क में यह सवाल आया था कि गांव के अंदर प्रधान होने चाहिए, ग्राम पंचायत। हिंदुस्तान के संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में आर्टिकल नंबर 40 में ऐसा उन्होंने उल्लेखित किया है। परंतु इसको पहली बार नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 में लागू किया गया था। परंतु याद रखना, इसको संवैधानिक ताकत कब दी गई थी, आपको मालूम होना चाहिए, 73rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1993। इसको संवैधानिक ताकत दी गई थी 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा, और भारत में गांवों का विकास बढ़ने लगा। इस तरीके से आप लोगों ने सारे जवाब दिए। वेल डन, स्वाति जी ने बहुत बेहतर जवाब दिया है, लॉर्ड रिपन। वेल डन, बहुत बढ़िया, कीप इट अप, गुड। तो भारत में आपने देखा पंचायती राज सिस्टम लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो पहला राज्य हिंदुस्तान में पंचायती राज सिस्टम लागू करने वाला राजस्थान है। और दूसरा राज्य अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, देखो फर्स्ट तो आपको याद रखना है राजस्थान है, और सेकंड आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश है। कौन सा स्टूडेंट, आंध्र प्रदेश। आपको ध्यान देना है, ये 2 राज्य भारत में, प्रथम राज्य राजस्थान और द्वितीय राज्य कौन है, सेकंड स्टेट कौन है, आंध्र प्रदेश है, जिसने पंचायती राज सिस्टम को अपने यहां पर लागू किया। म्युनिसिपैलिटीज में भी आप जानते हो, नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। कहने का मतलब, नगर पंचायत होती है, दूसरी नगर पालिका होती है, और तीसरा नगर निगम होता है। आप लोगों को शायद ये मालूम होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपने कहा ठीक है सर, ये तो बात हमें समझ में आ गई, और इसी के साथ, क्योंकि आप जानते हो नॉलेज तब तक अधूरी है जब तक उस नॉलेज में आप देखो, याद रखना, सागर में जब तक डुबकी नहीं लगेगी तब तक पता कैसे चलेगा, ज्ञान के भंडार में जब तक ज्ञान तक नहीं पहुंचोगे तक ये पता कैसे चलेगा। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, भारत में पंचायती राज 24 अप्रैल 1993 को संवैधानिक दर्जा मिला। ठीक है, तो भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, एवरी ईयर 24 अप्रैल। ये एक गांव की पंचायत का एक आपको इमेज दिखाया जा रहा है। इस इमेज में बताया जा रहा है कि गांव में एक सरपंच साहब बैठे हैं पेड़ के नीचे, और सारे लोग उनकी बात सुन रहे हैं। तो भारत में यह व्यवस्था बड़ी पुरानी है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए 24 अप्रैल भारत में पंचायती राज दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारी बातें हमने कंप्लीट यहां कर ली है। अगर पंचायती राज से संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप आसानी से बता सकते हैं। मैं आपको एक बात और कहते चलूंगा, यहां पर पंचायती राज बात उठी है तो हम उस लेवल तक लेके जाएंगे जहां तक आपकी सारी बातें क्लियर हो जाए। नोट्स बनाते चलना। देखो, भारत में सबसे पहले 1952 में, अगर मैं संविधान बनने के बाद की बात करूं, 1952 में 1952 में CDP, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई 1952 में। और यह मुद्दा हमने कहां से लिया, अमेरिका से लिया। कहां से लिया, यूएसए से लिया। ठीक है, सेकंड की बात करूं तो बलवंत राय मेहता साहब ने 1957 में, बलवंत राय मेहता लिखते रहना, बलवंत राय मेहता साहब ने 1957 में पहली बार भारत में 3 टायर स्ट्रक्चर की बात की। 3 स्तरीय चुनाव होने चाहिए, 3 स्तरीय गांव में व्यवस्था होनी चाहिए, पहले गांव फिर खंड फिर जिला होना चाहिए। पहली बार किसने कहा, बलवंत राय मेहता ने कहा। इन्हीं व्यक्ति के 20 साल के बाद अशोक मेहता साहब आए। अशोक मेहता ने कहा कि नहीं, हिंदुस्तान में केवल 2 टायर स्ट्रक्चर होना चाहिए, 2 टायर स्ट्रक्चर होना चाहिए, केवल 2 स्तर होना चाहिए, या तो गांव होगा या डायरेक्ट जिला होगा, ब्लॉक नाम की कोई व्यवस्था नहीं होगी। ऐसा किसने कहा, ऐसा अशोक मेहता साहब ने कहा। फिर समय बीता, और समय बीतने के बाद LM सिंघवी आए। LM सिंघवी
उनकी रिकमेंडेशन पर भारत में 73वां संविधान संशोधन आया, जिसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और उसमें 29 विषय को सम्मिलित कर लिया गया। तो उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज। तो मुझे जवाब दीजिएगा, इस सवाल का जवाब मुझे उम्मीद है कि आप सभी योद्धा देंगे। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो बताइए, क्या मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, क्या विजयलक्ष्मी पंडित थी, या राजकुमारी अमृता कौर थी? हे योद्धाओं, इन चारों जवाब के बाद आपको एक बात समझा देता हूं मैं। हिंदुस्तान आजाद हुआ है, आप सभी को पता है, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ है, परंतु हम पूरे आजाद नहीं हुए थे। हम पूरे आजाद तो उस दिन हुए जिस दिन भारत ने अपने हिंदुस्तान का बनाया हुआ संविधान भारत पे लागू किया, क्योंकि इस दिन तो हम अंग्रेजों से मुक्ति पाए थे, परंतु उनके कानून से मुक्ति नहीं पाए थे। इनके कानून से हम मुक्ति पाए 26 जनवरी 1950 को, और हम पूरे आजाद हुए 26 जनवरी को, और इस बीच में हम आधे आजाद थे। यही कारण है भारत इस बीच में अधिराज्य का दर्जा प्राप्त था। भारत को क्या कहा जाता था? डोमिनियन स्टेट कहा जाता था। और 26 जनवरी को हम पूरे आजाद हुए। तो उनका सवाल यह है कि 15 अगस्त 1947 में जो भारत आजाद हुआ, जो सरकार हमने गठन करी, वह सरकार कौन थी? उस सरकार के बारे में थोड़ा सा ब्यौरा बता दो। पेन रजिस्टर लेके बैठिएगा, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो प्रथम सरकार में जो मंत्री साहब थे, आप सभी लोगों को पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान के क्या बने? प्रधानमंत्री बने। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, और इसी के साथ साथ विदेश मंत्री भी इन्हीं के पास ये डिपार्टमेंट रहा, और इसी के साथ साथ साइंटिफिक एंड रिसर्च, वैज्ञानिक और अनुसंधान मंत्रालय भी इन्हीं के अधीन रहा। तो हिंदुस्तान में पहली बार जो देश के प्रधानमंत्री बने, और सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री का क्रेडिट जिसको जाता है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। सबसे ज्यादा समय तक इस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहे। और सेकंड नंबर पर मैंने कल ही बताया था, कौन? इंदिरा गांधी जी रही हैं। इसके साथ आप देखेंगे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान के वन मैन आर्मी, आप लोगों को याद रखना, आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल हिंदुस्तान के पहले उप प्रधानमंत्री रहे, और उप प्रधानमंत्री रहते हुए ही ये इनको क्या, गृह मंत्री का भी दर्जा मिला। देखो, गृह मंत्री भी कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल हिंदुस्तान के गृह मंत्री भी रहे। अगर कुछ दिन और जी लेते, हिंदुस्तान की तकदीर बदल जाती, दिशा और दशा बदल जाती। ठीक है, और आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि सर ये तो हमने लिख लिया, सर और भी जवाब बताते चलो, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी सरदार पटेल जी के हाथ में रही। फाइनेंस मंत्रालय कौन? आर के षणमुखम चेट्टी साहब को दिया गया। आर के षणमुखम चेट्टी साहब को भारत का वित्त मंत्रालय दिया गया। क्या दिया गया? भारत का वित्त मंत्रालय दिया गया। जो इंपॉर्टेंट बात है उनको लिखते रहना। और भारत में लॉ मिनिस्टर कौन बने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत में लॉ मिनिस्टर, आजाद भारत के पहले कानून मंत्री के तौर पर जिस व्यक्ति को आपने चुन के भेजा, उनका नाम श्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब था, जिनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के पितामह। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया। आप कहोगे ठीक है सर, अब आगे कुछ और बताओ। तो मैं आपको बताऊंगा, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन बने? बलदेव सिंह, नाम में ही लिखा है बल का मतलब रक्षा। तो भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन बने? बलदेव सिंह बने। अब आप कहोगे सर रेलवे मिनिस्टर कौन बने? ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन बने? तो जॉन मथाई साहब बने। कौन बने? जॉन मथाई साहब बने। और हिंदुस्तान में पहले शिक्षा मंत्री आजाद भारत के कौन बने? मौलाना अबुल कलाम आजाद बने। कौन बने? मौलाना अबुल कलाम आजाद बने। और स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन बने? राजेंद्र प्रसाद साहब बने। राजेंद्र प्रसाद बने। आप कहोगे सर नहीं, हमने तो सुना है राजेंद्र प्रसाद तो देश के पहले राष्ट्रपति थे। बिल्कुल आपने गलत नहीं सुना है, बिल्कुल सही सुना है। लेकिन मैं आपको यहां पर एक बात बताते चलूं, राजेंद्र प्रसाद 1950 में देश के राष्ट्रपति बने, परंतु इससे पहले वो संविधान सभा के अध्यक्ष के तौर पर भी रहे हैं, और वो ही हिंदुस्तान के पहले कृषि मंत्री भी रहे हैं। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। आप कहोगे ठीक है सर, अब आगे बताइएगा। तो यहां पर आपको कुछ नाम और लिखने हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मजदूर श्रम मंत्रालय किसको दिया गया? जगजीवन राम को दिया गया। किसको? जगजीवन राम को दिया गया। इसके बाद आपको कि ठीक है सर कुछ और बताओ, तो और भी सुनिएगा। जब तक बात यह है, हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अब देखो, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ किसको दिया गया? अमृता कौर को दिया गया, राजकुमारी अमृता कौर। तो आप लोगों को बता देता हूं, हिंदुस्तान में पहली कैबिनेट फीमेल मिनिस्टर
अगर हमसे कोई सवाल पूछता है फर्स्ट फीमेल कैबिनेट मिनिस्टर इन इंडिया, देन बताएंगे राजकुमारी अमृता कौर हिंदुस्तान की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी। और मैं यहीं पर बताते चलूं, हिंदुस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री, हिंदुस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री। जवाब दो कॉम्पिटिटर, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं, वेल डन वेल डन। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर अगर किसी को बोला गया था, सुचेता कृपलानी जी हैं। कौन? सुचेता कृपलानी। किस राज्य की सर? उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर जिनको टैग दिया गया वो सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है हम सभी यूपी वालों का। और याद रखना, हमारे यहीं पर हिंदुस्तान की पहली महिला राज्यपाल भी बनी, सरोजनी नायडू। ये बातें आप लोगों को याद रखना है, वो भी उत्तर प्रदेश की। ओके, तो हम चलते हैं आगे। इस यात्रा को लगातार बना के रखिएगा और कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, किसी भी जहान से डाउट हो, आप जानते हैं क्लास के अंदर आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, आपको डायरेक्ट जवाब मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे। यह है वो भारत का पहला मंत्रालय 1947 में 1947 के अंदर जो भारत में पहली बार चुन के आया था। संविधान सभा के सदस्यों को ही भारत में पहली सरकार बनाने का मौका मिला था। यही वो सरकार, यही वो चित्र है। बीच में सरदार पटेल जी और पहले हिंदुस्तान के, आप देखिएगा जो मैं यहां पर मार्क कर रहा हूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और राइट में बैठे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और लेफ्ट में बैठे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, और ये उनका मंत्रिमंडल है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। वेल डन वेल डन हिमांशु जी, ओम शंकर जी, बहुत बढ़िया, लगातार बने रहिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। द इनॉग्रल सेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टुक प्लेस। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र हुआ था। हे योद्धाओं, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस सवाल का जवाब देंगे। वेल डन, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं ओम शंकर जी, हिमांशु पाल जी, बिलाल जी, चिराग जी, सोनू जी, रितिका, सौम्या, वेल डन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब हुआ था? इनॉग्रेशन कब हुआ था भारत का सुप्रीम कोर्ट? मुझे बताइए सारे योद्धाओं। वेल डन। देखो, अगर ये आपको नॉलेज पसंद आ रही हो तो इसको बढ़ाओ, ज्ञान को बढ़ाओ, जहां तक आप बढ़ा सकते हो इसका प्रयोग तो करो, ठीक है। हम पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे, हिंदुस्तान पढ़ेगा, और सब पढ़ेंगे तो हिंदुस्तान बढ़ेगा। वेल डन। सभी ने जवाब ए दिया है, सभी ने जवाब ए दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। आपने गलत ही कहां जवाब दिया है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। 28 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र हुआ, और कहां पर? नई दिल्ली में हुआ। जबकि 26 जनवरी 1950 को फाइनल हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में ही होगा और उसका नाम सुप्रीम कोर्ट होगा, बट उद्घाटन हुआ 28 जनवरी में। ये याद रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट 26 जनवरी लगा देते हैं और सवाल गलत हो जाता है। 28 जनवरी को उद्घाटन हुआ। अब आप कहोगे ठीक है सर, लेकिन थोड़ा सा फिर वही वाली बात आ गई, सर हमें जब तक एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है तो इन सवालों का हम क्या करेंगे? तो चलिए मेरे साथ एक्सप्लेनेशन की यात्रा पर। वो यात्रा यहां से शुरू होती है। आप लोगों को मालूम है हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम टू एग्जिस्टेंस ऑन 26 डे ऑफ जनवरी 1950 एट द पार्लियामेंट हाउस। इट्स इनॉग्रल सेशन वाज हेल्ड ऑन 28 ऑफ जनवरी 1950 द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। कहां पर हुआ? इन द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। यहां पर उद्घाटन हुआ किसका? सुप्रीम कोर्ट का। किसका? सुप्रीम कोर्ट का। वेल डन। अशरफ जी धन्यवाद। बिल्कुल, देखो भैया, आप लगातार बने रहेंगे, बड़ा अच्छा रहेगा। पहले क्लास लेते थे ऑफलाइन, अब ऑफलाइन के साथ साथ कुछ लोगों को ऑनलाइन भी, क्योंकि एमसीक्यू जो सवाल आते हैं वो आप कैसे करना है, कैसे डील करना है, वो सारी चीजें आपको मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो चलते हैं आगे। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो एक्सप्लेनेशन शुरू हुई है। अब देखिएगा इस सवाल का जवाब। देखिए, पहले मुख्य न्यायाधीश याद रखना योद्धाओं, पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस ग्वायर। और अन्य दो न्यायाधीश कौन थे? सर शाह मोहम्मद सुलेमान और मुकुंद राम राव जयकर। अब आपको कि सर ये कब की बात बता रहे हो सर, ये तो नाम ना सुना हमने। तो ना सुना तो अब सुन लो ना। आप सभी को पता है भारत शासन अधिनियम, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 भारत पर शासन करने का नियम अंग्रेजों ने 1935 में बनाया, और इस नियम के तहत भारत में 1937 में फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई। किसकी स्टूडेंट्स? फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई, और इसी को कहा गया संघीय न्यायालय। क्या कहा गया? संघीय न्यायालय। आप लोगों को पूछे कि नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट कब हुआ, तो आप कहेंगे कि सर
1937 में नई दिल्ली में क्या सुप्रीम कोर्ट का उन दिनों नाम क्या था? फेडरल कोर्ट था। क्या था? फेडरल कोर्ट था। और 1937 से पहले हिंदुस्तान का सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में था। 1774 में भारत में सर्वोच्च न्यायालय की कहानी शुरू हुई। ओके, तो हम 1937 से शुरू कर रहे हैं क्योंकि हम नई दिल्ली की बात करने जा रहे हैं। तो नई दिल्ली में 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई और उसके पहले जज कौन थे? पहले चीफ जस्टिस थे सर मॉरिस ग्वायर। आप कहोगे ठीक है सर, लेकिन अब बताओ इसका नाम सुप्रीम कोर्ट कब रखा गया? तो हे योद्धाओं, आप सभी को मालूम होना चाहिए 26 जनवरी 1950 को हमने इस फेडरल कोर्ट का नाम ही क्या रख दिया? सुप्रीम कोर्ट रख दिया। और सर रिबन कब काटा गया, उद्घाटन कब हुआ? तो आप कहोगे 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन हुआ। और आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए 26 जनवरी में इसका नाम सुप्रीम कोर्ट हुआ। 26 जनवरी से इसका नाम सुप्रीम कोर्ट पड़ा, लेकिन उद्घाटन कब हुआ? 28 जनवरी को हुआ। तो मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अब फिर आपको एक बात पर बड़ी परेशानी हो रही होगी कि सर ये तो हो गया, लेकिन ये तो बताओ सर जज कौन कौन थे? आइए मेरे साथ, आप देखिएगा, आप सब लोगों को यहां से पता चल जाएगा। ये बात है 1 अक्टूबर 1937 की। 1 अक्टूबर 1937 वही तारीख है जिस दिन हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में आया था और उसे उस समय फेडरल कोर्ट कहते थे। क्या कहते थे? फेडरल कोर्ट कहते थे। तो 1 अक्टूबर 1937 को हिंदुस्तान में पहले चीफ जस्टिस कौन फेडरल कोर्ट के कौन बने? सर मॉरिस ग्वेयर। ओके स्टूडेंट्स, आप कहोगे ठीक है सर ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन अब आप हमें ये भी बता दो 1937 में तो ये थे, बट सर जब इसका नाम सुप्रीम कोर्ट हो गया था तब कौन थे? तो आइए यात्रा पर, अभी यात्रा शुरू हुई है, खत्म कहां हुई है। आप कहोगे कि सर अब 26 जनवरी में बताओ। अब देखो 26 जनवरी 1950 को कौन बने? हीरालाल जे कानिया स्वतंत्र भारत के संविधान लागू होने के बाद पहले चीफ जस्टिस बने, पहले मुख्य न्यायाधीश बने। वेल डन, आप सभी बिंदास जवाब दे रहे हैं। हीरालाल जे कानिया भारत का संविधान लागू होने के बाद भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। और उन दिनों देश के पहले राष्ट्रपति की भूमिका में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ गए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश के पहले मुख्य न्यायाधीश को क्या दिलाई? ओथ दिलाई, शपथ दिलाई। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। वेल डन, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। और आज वर्तमान में भारत में 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। अब सर कहेंगे सर 50वें कहां से? 1950 से। 1950 का मतलब हीरालाल जे कानिया नंबर 1 और 50 नंबर में कौन है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़ हमारे देश के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और जो समय 3 साल के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका में रहेंगे। सन 2022 से 2025 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका में रहने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। वेल डन, आप लगातार बने रहे हैं, मुझे इस बात की संतुष्टि है। आप लगातार सीख रहे हैं, मुझे इस बात की संतुष्टि है कि आप जीतोगे अगर लगातार बने रहे तो। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ को हम मूव करते हैं। इतनी बातें तो हमने लिख ली, बहुत बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे कंट्रोल करना पड़ता है। ऑनलाइन क्लास है, अगर ज्यादा पढ़ा दिया तो कहीं बच्चा कहना ना लगे कि सर क्या पढ़ा रहे हो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो चलते हैं। वेल डन। Who was the appointed as Assembly Constitutional Advisor in 1946 during the framing of Indian Constitution? भारतीय संविधान तैयार करने के लिए दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो सबने शायद सुना होगा भारतीय संविधान में सलाहकार की भूमिका में कौन थे? देखो संविधान बनाने वालों में तो 389 लोग थे और उन 389 लोगों में भूमिका सबकी अलग अलग थी, परंतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पितामह कहा। ये तो आप सब जानते हैं, लेकिन आप लोगों को याद रखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी जिस जगह पर फंस जाते थे, अटक जाते थे, उस समय वो किसके पास जाते थे? वो जिसके पास जाते थे वो संविधान के सलाहकार थे। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। बताइए कौन थे? वेल डन, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। आकांक्षा, हिमांशु, साक्षी। वेल डन। शर्मीन सैफी जी, ओम शंकर, मेघा रानी, सब ने जवाब ए दिया है। कितने बढ़िया योद्धा बन गए हैं आप। अब देखो चीजें समझ में आने लगी हैं।
तो कौन थे? BN राव। अब आप कहोगे सर इनकी भी थोड़ी सी बात बता दो। आइए मेरे साथ यात्रा पर चलते हैं। ये कौन थे, कहां से आए थे? BN राव वॉज अपॉइंटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, भारतीय संविधान को बनाने वाले सलाहकार थे। अगर कोई कहीं फंसता था तो इनके पास जाता था, कहता था गुरुजी समझा दो, कोई हमने काम किया है, देखो कहीं गलती है तो हमें डांटो। तो ये कौन थे? BN राव थे। ऐसा क्यों थे? क्योंकि हाई कोर्ट के जज थे, हाई कोर्ट के जज थे, ये बात याद रखना है। अब आप कहोगे असेंबली इन फॉर्मुलेटिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1936 he was responsible for the general structure of the democratic framework of the constitution and prepared the initial draft of the February 1948। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप कहोगे ठीक है सर लेकिन थोड़ा सा और बता दो। आइए चलिए, यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। ये है वो हिंदुस्तान के कौन? संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार, तो इनकी याद में भी कुछ बात कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन? सर बेनेगल नरसिंह राव। सर बेनेगल नरसिंह राव, जिनका समय काल 26 जनवरी 1887 से 1953 तक रहा। बर्थ प्लेस क्या है? बंगाल है। बर्थ प्लेस क्या है? बंगाल है। और इन्होंने भारत में संविधान की सलाहकार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अब बात बनती है, मुझे बताओ कोई डाउट है तो प्लीज बताइएगा, ठीक है? हे योद्धाओं, बराबर लगातार रहिएगा। अच्छा, एक ऊपर कितना बढ़िया कोट लिखा है। क्या लिखा? आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान आजाद हुआ 1947 में। हिंदुस्तान आजाद हुआ 1947 में, और हम सन 2047 तक आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं। आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं तो सन 2047 तक हम आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट करते रहेंगे। ये बात है इस थीम के पीछे। वेल डन। चलिए आगे। Which of the following is not a constitutional body? निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? हे योद्धाओं, इस सवाल का जवाब देने का प्रयास करो और इस प्रयास को आगे बढ़ाते चलो और ये सीरीज आगे लगातार जारी रहेगी। वेल डन, वेल डन। जो भी कोई डाउट हो तो बिंदास तरीके से पूछेगा। आप सभी योद्धा बैच के योद्धा हो, और गुप्ता क्लासेस आपको ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है जिससे कि आपका माइंड बेहतर हो जाए, ठीक है? और इससे पहले रीजनिंग की भी क्लास डल गई है, मैथमेटिक्स की भी डली है। आप जाके देखो तो आपको बड़ा नॉलेज मिलेगा। सारे एग्जाम ओरिएंटेड सवाल हैं। Which of the following is not a constitutional body? निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? सबने जवाब दिया है ए, सबने जवाब दिया है ए, लेकिन योद्धाओं आप थोड़ा सा रुको। वेल डन। अब योद्धाओं ने जवाब देना शुरू किया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन, बहुत बढ़िया। देखिए, आप लोगों को याद ये रखना है, हिंदुस्तान में, हमारे देश भारत में 3 प्रकार के आयोग होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के आयोग होते हैं। एक तो आयोग वो, एक कमीशन तो वो जो संविधान में लिखा है। 26 जनवरी 1950 में या तो आ गया था या भविष्य में उस पर आर्टिकल बने और आर्टिकल बन के वो संविधान में जगह बनाने में सफल हुआ। जिसका आर्टिकल, जिसका जिक्र भारत के संविधान में है उसको संवैधानिक आयोग कहते हैं, उसे संवैधानिक आयोग कहते हैं। उसमें ताकत सबसे ज्यादा होती है, मतलब जो डिसीजन लेगा तो बिंदास तरीके से लेगा। आप कहोगे सर दूसरा आयोग कौन सा है? दूसरा वो है जो भारत की संसद ने, संविधान बनने के बाद भारत की संसद ने नियम, कायदे, कानून बनाकर एक अलग से किताब बनाई और इसमें कहा कि आज से हम इस किताब के तहत इस देश में इस आयोग का निर्माण कर रहे हैं और ये आयोग ऐसे ही ताकत रखेगा जैसे संविधान में रखी हुई आयोग रखते हैं। तो ऐसे आयोग को क्या बोलते हैं? स्टैच्यूरी बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैच्यूरी, STATUTORY, स्टैच्यूरी बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैच्यूरी बॉडी। आप कहोगे सर हिंदी में क्या बोलते हैं? संविधानोत्तर निकाय। और तीसरे नंबर का है गैर संवैधानिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। जैसे कि प्रधानमंत्री की कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में कहा कि देखो भैया, कल से हम प्लानिंग कमीशन को खत्म कर रहे हैं और प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग लेके आ रहे हैं। ऐसे आयोग को आप क्या कहेंगे? गैर संवैधानिक कहेंगे। तो आप लोगों को याद रखना होगा, फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल नंबर कौन सा है? 280 है। आप कहोगे कि सर नीति आयोग का तो कोई आर्टिकल ही नहीं है, तो इसी वजह से नीति आयोग क्या है? गैर संवैधानिक है। और सर NCST का आर्टिकल नंबर कौन सा है? NCST का आर्टिकल नंबर 338 है। ये क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। 338A के अंतर्गत इसकी बात की गई है, 338A के अंतर्गत इसकी बात की गई है। और नेक्स्ट आपके सामने लिखा है
इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग को तो आप भली भांति जानते हैं, भारत के संविधान में इसका पार्ट नंबर कौन सा? 15 है। और आर्टिकल नंबर तो आप सभी को जग जाहिर होगा, 324 से 329 ए है। ये तो बात शायद समझ में आ गई होगी। जिनका संविधान में आर्टिकल है वो संवैधानिक हैं, और जिनका संविधान में आर्टिकल नहीं है वो गैर संवैधानिक हैं। तो अभी थोड़ी देर के लिए बस इतना ही समझिएगा। भारत में नीति आयोग क्या है? नीति आयोग भारत का थिंक टैंक है। और सर थिंक टैंक का मतलब क्या है? इस भारत की सारी नीतियां बनाता है। आप कहोगे सर नीतियां कैसे बनाता है? पॉलिसी मेकर इंस्टीट्यूट है। जैसे आपने कहा कि सर गांव की सड़क से, शहर की सड़क से लेकर हिंदुस्तान में हाईवे, एक्सप्रेसवे, इन सब का खाका बनाने वाला जो थिंक टैंक है वो नीति आयोग है। सर मेरी आपकी समस्याओं का समाधान इनडायरेक्टली कहां से हो रहा है? नीति आयोग से हो रहा है। वो नीति आयोग इस देश का निर्माता है। इस देश में जितनी भी पॉलिसी बनती है उस पॉलिसी को बनाने वाला नीति आयोग है। तो नीति आयोग के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आइए मेरी साथ यात्रा पर। क्या लिखा है? नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत में क्या काम करता है? थिंक टैंक ऑफ, याद रखना, भारत का थिंक टैंक है। थिंक टैंक का मतलब है भारत में जितनी योजनाएं बनाता है ये बनाता है। आगे क्या लिखा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बनाता है। और कैसी एजेंसी है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी है। अब सवाल है कि सर किन किन प्रकार की योजना बनाता है? ये कहता है कि 3 साल में एक्शन लूंगा, 7 साल में, देखो 3 साल में एक्शन लूंगा और 7 साल में मेरा विजन होगा, ये विजन है, और 15 साल का रोड मैप होगा। तो क्या कहा उसने? एक्शन प्लान। एक्शन प्लान कितने दिन का? 3 साल का एक्शन प्लान होगा। और स्ट्रेटजी कितने होंगे? 7 साल का। रोड मैप कितने दिन का होगा? रोड मैप का मतलब इस देश को विश्व गुरु बना दूंगा सन 2032 तक। सन 2032 तक विश्व गुरु बनाने की बात करता है कौन? नीति आयोग। चलिए नेक्स्ट सवाल पर। यह है नीति आयोग को बनाने वाले हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी। इन्होंने नीति आयोग को बनाया था। कब बनाया था? 1 जनवरी कब बेटा? 2015 में नीति आयोग की कहानी शुरू हुई थी। गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके स्टूडेंट्स, वेल डन। अब हम चलते हैं आगे। अब आपको सर नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा बता दो। नीति आयोग का जन्म कब हुआ? 1 जनवरी सन 2015 में। इसने किसको खत्म किया? प्लानिंग कमीशन को खत्म करके नीति आयोग बना। अब आप कहोगे कि सर बात तो बराबर है, सर आगे बताओ नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहां पर है? सर नई दिल्ली में है। और सर ये कौन है, इसका हेड कौन होता है? हमेशा नीति आयोग का हेड देश का प्रधानमंत्री होता है। सर वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी साहब इसके उपाध्यक्ष हैं। और सर हमें ये भी बताओ इसके सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम इसके सीईओ हैं। और सर हमें ये भी बता दो सर कि भारत में नीति आयोग क्या है? गैर संवैधानिक निकाय है। बात बराबर हो गई। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल? इनमें से कौन भारत की प्रस्तावना का भाग नहीं है? भारत की प्रस्तावना भारत के संविधान की आत्मा है, और संविधान इस देश की आत्मा है। देश की आत्मा संविधान और संविधान की आत्मा प्रस्तावना। वो कह रहा है हमारे देश की प्रीएम्बल में इनमें से कौन सा शब्द नहीं है? आओ ढूंढ लेते हैं कौन सा शब्द नहीं है। तो पहले तो याद रखना, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, बट ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो जवाब क्या आएगा? जवाब सेकंड आएगा। आप कहोगे सर प्रस्तावना दिखा दो, प्रस्तावना दिखा दो। तो प्रस्तावना देख लो, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाई गई थी। आप क्या कहोगे? इस प्रस्तावना में आप सारे वर्ड दिखोगे, सारे वर्ड्स दिख रहे होंगे। आप इस प्रस्तावना को देखिएगा, इस प्रस्तावना में सारे वर्ड लिखे हैं। आप देखेंगे SSDR, SSDR, ये सारी बातें आप देखोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। भारत की प्रस्तावना में क्या क्या लिखा वो सारे वर्ड्स आपके सामने, बट टॉलरेंट नाम का कोई शब्द नहीं लिखा है। प्रस्तावना को तो कई बार पढ़ा होगा आपने। वेल डन, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप सभी। रितिका, प्रदीप जी, चारू, प्रिंस, साक्षी। अच्छा मुझे बताओ आपको ये क्लास कैसी लग रही है? जल्दी बताइए, कोई डाउट तो नहीं है? प्लीज सजेशन दीजिएगा। अगर कोई भी समस्या आपको आती है तो मैं आपके साथ रहूंगा, ठीक है? तुरंत हम इसको सही कर लेंगे। अब देखिए सवाल क्या है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? ड्राफ्टिंग कमेटी में नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे? आप लोगों को सबको मालूम है हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप सबको पता है कितने लोग थे? 7 थे। कितने थे? 7 थे। उनके नाम क्या थे? सर ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब है प्रारूप समिति। और सारी समितियों को एक बार देख लेते हैं, हम सारी समितियों को एक बार देख लेते हैं। देखो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। और इसके मुखिया कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। और 6 मेंबर अन्य थे। उन सभी 6 मेंबर्स के नाम आपके सामने यहां पर रखे हैं। और प्रीवियस वीडियो में, इससे पहले जो सीरीज चल रही है हमारी, इस सीरीज में मैंने सारे व्यक्तियों के नाम बता दिए थे। अब आपको ट्रिक के साथ बताया था। TN से BN अड़े,
टीएन से बीएन अड़े ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। यह है वो ड्राफ्टिंग कमेटी, यह वो देश के महान कानूनविद जिसने इस देश के संविधान को हमारे सामने प्रस्तुत किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Who headed the drafting committee of the constitution? अभी पढ़ा है, संविधान सभा में मुखिया कौन थे, प्रारूप समिति के मुखिया कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, आप जानते हो 4 साल में 3 मास्टर डिग्री, 4 साल में 3 मास्टर डिग्री, भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति, बहुत जबरदस्त नॉलेज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आप कहोगे कि सर अब आप समझिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली क्या थी, थोड़ा सा देख लो। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का गठन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1940 को। और इसे समाप्त कर देखो, ध्यान देना, एक सवाल पूछा गया, भारत में संविधान सभा खत्म कर दी गई, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का दी एंड कब हुआ? तो आप बताओगे 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को भारत में संविधान सभा का दी एंड हो गया। ये बातें जरूर याद रखना है। शुरुआत तो कब हुई? 9 दिसंबर 1940। अंत कब हुआ? 25 जनवरी 1950 को संविधान सभा खत्म हो गई और भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म का सरकार चलने लगी। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। आप कहोगे कि सर जब हमारा संविधान बना तो संविधान में टेम्परेरी चेयरमैन कौन बने? सच्चिदानंद सिन्हा। और सर स्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सर 2 उपाध्यक्ष थे। 2 उपाध्यक्ष कौन कौन से थे? एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। ये भी बात आप लोगों को याद रखते चलनी है। वेल डन। ड्राफ्टिंग कमेटी में 2 मेंबर रिप्लेस थे, वो कौन कौन थे? देखो दर्श जी, आपको मैंने भैया कुछ देर पहले ये दिखाया। देखो दर्श जी का एक सवाल आया कि सर वो ड्राफ्टिंग कमेटी में 2 व्यक्ति हट गए थे, उनका नाम बता दो, क्या क्या था? तो भैया जब इसको आप पढ़ोगे ना तो यहां क्लियर है क्या लिखा है, याद रखना, बड़े आसान से तरीके से लिखा है। एन माधव राव ने हटाया किसको? बीएल मित्र को। और दूसरा व्यक्ति कौन है? टीटी कृष्णामाचारी ने किसको हटाया? डीपी खेतान को, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी 1948 में। मेरे भैया सारे नोट्स में लिखा है, थोड़ा प्रयास करो, आपको क्लियर हो जाएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप जानते हो जब हम क्लास में आते हैं तो हम डाउट नहीं छोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं भैया। वेल डन दर्श जी, आपको शायद सवाल का जवाब मिल गया होगा। संविधान सभा के सलाहकार कौन? बीएन राव। टोटल मेंबर कितने? 389। बार बार रिपीट करोगे तो काम हो जाएगा। और जब पाकिस्तान नाम का देश बन गया था तो कितने, पाकिस्तान का जब विभाजन हो गया, पाकिस्तान का जन्म हो गया तो पाकिस्तान के साथ कितने लोग गए? 90 गए। और भारत के साथ कितने रह गए? 299। ये सब बातें लिखी हैं, पहले भी बात हो चुकी है, लेकिन बार बार रिपीट करूंगा तो बात दिमाग में आ जाएगी। टोटल लोग कितने थे? 389। टोटल संविधान बनाने वाले लोगों की संख्या कितनी थी? 389। देखो तो आपके सामने सब कुछ परोसा जा रहा है, बस आप इसको बेहतर तरीके से पचाने की क्षमता रखिएगा। सवाल यह है कि पचा पाएंगे तो जीत पाएंगे, पचाना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप देखिएगा यहां पर प्रिंसली स्टेट में से कितने लोग आए? 93, जिसको बोलते हैं रियासतें। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कितने आए? 208। और मुस्लिम लीग से कितने आए? 73। और अदर सीपीआई एबीएम से कितने आए? 15। इन सबको जोड़ लो तो कितने बनते हैं? 389। और इनमें से 15 फीमेल मेंबर थी। 15 फीमेल मेंबर थी तो सर एक बात बता दो, एक सवाल पूछा गया, प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी? तो एजाज रसूल बताएंगे। चलिए आगे, आज की क्लास का सेकंड लास्ट सवाल की तरफ को आप मूव कर गए हैं। सेकंड लास्ट क्लास है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, फिर अंत का सवाल हम देखेंगे। और इसी ऊर्जा के साथ लगातार बने रहिएगा। और देखो अगर क्लास पसंद आ रही हो तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और उसको शेयर करिएगा भैया अगर पसंद आ रही हो तो। हु हेडेड द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी? प्रांतीय संविधान समिति अध्यक्षता किसने की थी? अब आपको जानते हो ये क्या लिखा, प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो मैं कुछ बता देता हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्योंकि आप जानते हो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता का प्रतीक कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति की स्थापना हुई है वो 182 मीटर है। एकता का प्रतीक। 31 अक्टूबर को इनका जन्मदिवस मनाया जाता है, एकता का प्रतीक है। 31 अक्टूबर 2019 को ही आप जानते हो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर क्या मिला था? टैग मिला था। इससे पहले 5 अगस्त को तय हो गया था 370 हटेगा, बट
31 अक्टूबर को मोहर लग गई किस महापुरुष के जन्म दिवस के तौर पर? सरदार वल्लभ भाई पटेल के तौर पर। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। अब आपके मन में होगा सर कितनी कमेटी थी? 13 कमेटी थी। आइए मेरे साथ, इन सभी कमेटीज के नाम और उनके सामने उनके अध्यक्ष। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर साहब। यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अब देखिएगा सारी कमेटीज आपके सामने 1 बाय 1 लिखी है। आप इन कमेटीज को उठाइएगा और नोट्स बनाइएगा और नोट्स बना के इसका लाभ उठाइएगा। आपके सामने से मैं थोड़ा हट गया हूं जिससे कि आसानी से स्क्रीनशॉट ले पाओ और इन कमेटीज को अपने नोट्स में जगह दे पाओ। और इन कमेटीज के बारे में डिटेल से पढ़ना है। इन कमेटीज के बारे में अगर डिटेल से पढ़ना है तो इससे पहले जितनी भी वीडियो चली है, जो भी सीरीज हमारी पीछे चल रही है 7, 8, इन सबको देखिएगा। उन सीरीज से आपको पूरा लाभ हो जाएगा, इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। नोट्स बनाइए, काम कीजिए। वेल डन। सारी कमेटीज हैं आपके सामने। आज की क्लास का लास्ट सवाल चलता है। आज की क्लास का लास्ट सवाल, दर्श ऑपरेशन पोलो हैदराबाद जूनागढ़। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब। वेल डन, वेल डन। हाँ जी ओम शंकर जी, मैं हिंदी में इससे पहले भैया दे चुका हूं ये सारे नाम। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया था, इस वजह से पहले मैंने हिंदी में दिया था, है ना। अब चलती है, विच टाइप ऑफ सिटीजनशिप इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया। भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? जैसा कि आप जग विदित है, भारत का संविधान सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है। किसकी? एकल नागरिकता की बात करता है। किसकी? एकल नागरिकता की बात करता है। और जबकि अमेरिका का संविधान क्या करता है? दोहरी नागरिकता की बात करता है। भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब है, हमारे आधार कार्ड पर आप देखोगे भारत सरकार के नागरिक हैं हम सब। इस तरीके से हमने इस सवाल का जवाब देखा। अब आप कहोगे कि सर ऐसा भी होता है क्या? मैंने कहा हाँ, पढ़ो इसको भैया, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा है? भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? एकल नागरिकता है। किस प्रकार की नागरिकता है? एकल नागरिकता है। अब थोड़ा सा यहां पर देखिएगा, हमारे हिंदुस्तान के संविधान में किस किस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, हमारे संविधान में कौन कौन से प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। तो आप जानते हैं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसको पढ़ लेना, इसको नोट्स बना लेना तो काम हो जाएगा। भारत में विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत में लोकतांत्रिक प्रकार की सरकार है। भारत में संप्रभुता है, कोई हिम्मत नहीं किसी देश की हिंदुस्तान के आंतरिक मामलों में कोई दखलंदाजी कर दे। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ऑब्जेक्टिव सवाल में ये वर्ड आ जाते हैं और पूछ लेता, बताइए भारत के संविधान में कौन कौन सी विशेषताएं, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं। भारत का संविधान मौलिक कर्तव्यों की रक्षा करता है। भारत में डीपीएसपी हैं। भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। ये सवाल का जवाब देख लीजिएगा। भारत में प्रिवेंटिव डिटेंशन है। सेक्युलर स्टेट है, मतलब सारे धर्मों को रेस्पेक्ट करता है। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। भारत में 18 साल के व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार है। तो ये बात समझ लेना, इसको लिख लेना, नोट्स बना लेना। कोई डाउट आता है तो पूछ लेना, कल फिर वापस आएंगे आपके सामने। भैया कोई समस्या है प्लीज बताइएगा। आज की क्लास अब मुझे यहीं पर ओवर करनी होगी। मुझे उम्मीद है जितना भी कंटेंट आपने पढ़ा है उसको आप बिंदास तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी के लिए तो है सब कुछ ये। वेरी गुड, वेरी गुड। बस इन क्वेश्चंस का आप लाभ उठाइएगा। बेनिफिट तब है कि जब इनमें से कोई सवाल आए और आप उसे तोड़ दो, फोड़ दो, तब है बेनिफिट इन क्लासों का। गुप्ता क्लासेस हमेशा आपके साथ रहेगा। आपको लगातार जितना भी डेटा दिया जा रहा है इसको पढ़ते रहना है, ठीक है स्टूडेंट्स। और अब मुझे आप जाने की इजाजत दीजिएगा। और अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास के बाद, क्योंकि लाइव में तो मैं देख ही नहीं पाता हूं बहुत सारे मैसेज, आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा भैया। और क्लास पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, बहुत अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा। और मुझे अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।